हाय बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू इट्स क्लासेस। आई होप आप लोगों के स्कूल में भी चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चल रहा होगा। तो जस्ट इन केस अगर वहाँ कुछ नहीं समझ में आया है या अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो चलिए आज मिलकर इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये FW टेलर हैं कौन। ठीक है, तो देखो FW टेलर, जिनका पूरा नाम है फेडरिक विंस्लो टेलर, ये बॉर्न हुए थे मार्च 20, 1856 में फिलाडेल्फिया यूएस के अंदर, और इनकी डेथ हुई थी मार्च 21, 1915 में, वो भी फिलाडेल्फिया में हुई थी। ये पेशे से जो थे वो थे मैकेनिकल इंजीनियर। अब पेशे से हेनरी फ्योल कौन थे ये आप मुझे कमेंट में बताइए। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ साथ इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी दिए थे, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। जैसे हेनरी फ्योल फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहा जाता है, सिमिलरली ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं और हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। हाँ जी, तो जो पहला प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब बेसिकली क्या होता है, जैसा कि हम ये जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए मैनेजर को मल्टीपल प्लान्स बनाने पड़ते हैं, मल्टीपल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, है ना। तो जब भी एक मैनेजर कोई प्लान बना रहा है या कोई डिसीजन ले रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रेशनैलिटी हो, कोई लॉजिक हो, उसके पीछे साइंस हो, मैनेजर की अपनी डिक्टेटरशिप ना हो, रूल ऑफ थंब ना हो। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स के टारगेट डिसाइड करने हैं, तो सेल्स के टारगेट डिसाइड करते समय ये देख लें कि इससे पहले कितनी सेल्स हो चुकी थी, इससे पहले कितनी सेल्स हो जाती हैं इजीली। अभी ऐसा ना हो कि मैनेजर को अपने मन में जो भी फिगर आई उसने वो टारगेट एम्प्लॉय को दे दिया। सिमिलरली प्रोडक्शन के टाइम पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी मशीन्स की और आपकी रिसोर्सेज की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। अभी आपको ये नहीं पता कि आपकी मशीन कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन मैनेजर ने अपने मन से कोई भी एक टारगेट डिसाइड कर लिया कि जाओ इतने यूनिट बना के लाओ। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं वो साइंटिफिक नहीं है। तो मैनेजर जब भी कोई डिसीजन ले उसके पीछे साइंस, रेशनैलिटी, लॉजिक होने चाहिए। मैनेजर का हिट एंड ट्राई मेथड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ कीवर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। अब ये कीवर्ड्स क्या है सर? कीवर्ड्स बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब को कैसे और पहचाना जा सकता है। यानी अगर आपको कोई केस स्टडी आती है उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने को बोला जाता है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है या नहीं है आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, तो ये कीवर्ड में देखो सबसे पहला है यूज़ ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अगर किसी केस स्टडी में इस तरह की कोई चीज़ आ रही है कि मैनेजर जो है वो साइंस का इस्तेमाल कर रहा है डिसीजन लेने के पीछे, तो वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब होगी। देयर इज़ ओनली वन बेस्ट मेथड। किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड कौन सा है, यानी उसी बेस्ट मेथड के थ्रू हमें वो काम करना है और अपने मन से कोई हिट एंड ट्राई मेथड का इस्तेमाल नहीं करना, तो भी वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब होगा। टेक एवरी डिसीजन साइंटिफिकली। ठीक है, मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इंट्यूशन, विल और एक्सपीरियंस। यानी मैनेजर को जो भी डिसीजन लेने हैं उसके पीछे रेशनैलिटी हो, उसमें उसका इंट्यूशन, उसकी विल और उसका एक्सपीरियंस शामिल ना हो। राइट, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होता क्या है बेसिकली? तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है वर्कर्स का ग्रुप और एक होता है मैनेजर्स का ग्रुप। तो इनके बीच में कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दोनों ही एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करें। यानी एम्प्लॉयर को ये नहीं लगना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ आर गुड फॉर नथिंग, इनको तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दो, ये लोग सिर्फ पपेट है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। और साथ में एम्प्लॉयज़ को भी ये ना लगे कि यार दे आर अंडर पेड, दे आर ओवर बर्डनड और बस उनसे काम ही कराया जाता है, उनको पैसा वैसा नहीं दिया जाता। उनको एक दूसरे की इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ की इंपॉर्टेंस पता चले कि अगर एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेंगी। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ को भी ये समझना चाहिए कि अगर मैनेजर्स नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या है कि एम्प्लॉयर को चाहिए कि अच्छी वर्किंग कंडीशन दे एम्प्लॉयज़ को, है ना। अगर एम्प्लॉयज़ से सजेशंस ले, एम्प्लॉयज़ से डिस्कशंस करे कोई भी नए प्लान्स पॉलिसीज़ बनाते समय, और एम्प्लॉयज़ अगर कोई अच्छा प्लान पॉलिसीज़ या कोई अच्छा सजेशन दे रहा है तो साथ साथ उसको रिवॉर्ड भी दें। एम्प्लॉयज़ को स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए, उनको अपनी बेस्ट एबिलिटी देनी चाहिए और एम्प्लॉयर को भी टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए। तो यानी हार्मनी हो, डिस्कॉर्ड ना। तो चलिए कुछ कीवर्ड्स ऐसे और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है कि इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज सेम। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज।
यानी वर्कर्स को मेहनत से काम करना चाहिए, और अगर कोई भी चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करें, उनमें रेसिस्ट ना करें। मेंटल रेवोल्यूशन यानी बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर change their attitude towards each other, और management should share gain of the company with the workers। और मैनेजर को भी चाहिए या कंपनी के ओनर्स को भी चाहिए कि वो कंपनी के प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन अपने एम्प्लॉयज़ में भी डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर केस स्टडी में ये कुछ कीवर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि यहाँ पर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं थर्ड प्रिंसिपल की तरफ, विच इज़ कॉल्ड एज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो देखो, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो है वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन हो, उनके बीच में इंडिविजुअलिज्म ना हो। यानी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ये ना कहें कि उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, और एम्प्लॉयज़ ये ना कहें कि उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। यहाँ पर बेसिकली आई एटीट्यूड को वी एटीट्यूड में चेंज करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और कह रहे हैं कि मैनेजमेंट शुड वेलकम द कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ एंड सजेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। द वर्कर शुड बी प्रेज्ड एंड रिवॉर्डेड फॉर द सजेशन गिवन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजमेंट से टाइम टू टाइम सजेशंस और डिस्कशंस करे, और अगर एक एम्प्लॉय ने कुछ अच्छा डिसीजन दिया है, कुछ अच्छा सजेशन दिया है, तो उसको वहाँ पर रिवॉर्ड भी करना चाहिए, है ना, अगर उसके डिसीजन से ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। वर्कर्स शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, है ना। ऑन द अदर हैंड वर्कर्स शुड अवॉइड अनरीजनेबल डिमांड्स। मतलब वर्कर्स को ना अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, स्ट्राइक्स पे नहीं जाना चाहिए, और अपने मन से अच्छे से काम करें, ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ईजिली अचीव कर सकें। अब देखिए, कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पर। एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये जो है वो एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर देयर सजेशंस, उनके सजेशंस के लिए हमें उन्हें रिवॉर्ड करना चाहिए। वेलकम सजेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर, यानी मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ साथ काम करना चाहिए, यानी वर्कर्स को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ साथ आगे ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर एक बात कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ कितने एफिशिएंट हैं, और एम्प्लॉयज़ कितने एफिशिएंट हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि उनको कितने साइंटिफिकली ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है। अब जैसे मान लीजिए किसी के एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज़ हैं सेल्स में, और आपने उसको परचेज की जॉब दे दी, तो डेफिनेटली वो एफिशिएंट तो नहीं हो पाएगा, है ना। वो काम तो कर लेगा पर वो एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले जब भी हम किसी एम्प्लॉय को चुन रहे हैं तो हम उसको उसकी कैपेबिलिटीज़, उसके कैलिबर के हिसाब से चुनें, और साथ साथ उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दें, उसके स्किल्स को ब्रश अप करें, ताकि उसका मन भी ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे और वो 100% कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए, राइट। अब इसके कुछ कीवर्ड्स हम देख लेते हैं। वर्कर्स ट्रेनिंग इज एसेंशियल, वर्कर्स की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। ईच वर्कर शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, जैसा मैंने आपको बताया। वर्क असाइन टू अ वर्कर शुड सूट हिज और हर कैपेबिलिटीज़। जब भी हम उसको कोई काम दे रहे हैं तो उसकी कैपेबिलिटीज़ पर ही उस डिसाइड होना चाहिए कि उसकी कैपेबिलिटीज़ वैसी हैं या नहीं। तो देखो, अगर ये कीवर्ड्स आते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। ऑलराइट, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव मी अ थम्स अप। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इतनी ही ईजी लैंग्वेज में रिवीजन कर सकें, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक्निक्स के साथ।